नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है किसी भी मास के चारों तरफ का वो रीजन, वो स्पेस जहां पे उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा। अगर कोई दूसरा मास उस रीजन में आप लेके आओगे तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उस रीजन को, उस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। जैसे अर्थ के चारों तरफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अर्थ के चारों तरफ अगर आप कोई भी मास रखोगे तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, है ना। इसलिए हम उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कोई भी मास हो, अर्थ की बात नहीं है, अर्थ का मास तो क्या है, काफी ज्यादा है, इसलिए हम इसको फील कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा सा भी मास है ना, तो उसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो कोई भी मास हो, उसके चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जहां पे उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, उसी रीजन को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। पहली बात, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, चाहे वो अर्थ हो या कोई भी दूसरा मास हो। उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? उस मास की तरफ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक तरीका है कैलकुलेट करने का। जहां पे आपको किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो उसके लिए हम उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट मास रखते हैं। टेस्ट मास मतलब एक छोटा सा मास रखेंगे और देखेंगे कि उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में उस टेस्ट मास के ऊपर फोर्स लगेगा, उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर किया जाएगा। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कहीं भी, जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल एम मास रखा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेस्ट मास, जो इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये जो टेस्ट मास है, इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और दोनों यानी अर्थ के सेंटर और इस मास के सेंटर, इन दोनों के बीच में इस लाइन के अलोंग एक फोर्स लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन होगी इस मास के ऊपर, इस लाइन के अलोंग अर्थ के सेंटर की तरफ। इस मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इस मास को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसके अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो कि जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टेस्ट मास के ऊपर, उसी को क्या माना जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन माना जाएगा। तो बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगी? इनवर्ड, अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। मतलब यहाँ पे अगर इस मास को रखता तब भी ये इससे अट्रैक्ट होता, तो फोर्स लगता है इनवर्ड। यहाँ पे इस मास को रखता तब भी ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता। मतलब इसके ऊपर कहीं भी, अर्थ के चारों तरफ कहीं भी रख दो, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता। इसलिए हम बोलेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस फोर्स के अलोंग, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इसको एज ए रूल याद रखना है कि कहीं भी किसी भी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो वो हमेशा उस मास की तरफ होगी, है ना, इनवर्ड, उसकी तरफ लेनी है डायरेक्शन। अब एक और चीज हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो भी किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होगा किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड, है ना। किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी वर्ड यूज किया जाता है मैग्नीट्यूड को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मास m है और मुझे इससे r दूरी के ऊपर ये कोई पॉइंट दे रखा है p मान लो। यहां पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, वहां पे एक टेस्ट मास रखो जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, यानी कि 1 किलोग्राम। ये कौन सा मास रखा मैंने यहाँ पे? टेस्ट मास। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन पता करने के लिए मास यूज किया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं टेस्ट मास। और पता करो कि इस टेस्ट मास के ऊपर, जो कि 1 किलोग्राम होना चाहिए, इस टेस्ट मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस मास m की वजह से। तो ये फोर्स होगा g, यानी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो m1 की जगह m लेना है, m0 यानी सेकंड जो मास है उसकी जगह 1 किलोग्राम लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनेगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स इस मास के ऊपर लग रहा है, टेस्ट मास के ऊपर, इसी फोर्स को हम इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर कंसिडर करेंगे। मतलब किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है उस पॉइंट पे रखे गए यूनिट मास के ऊपर, यानी 1 किलोग्राम मास के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो 1 किलोग्राम मास के ऊपर लगने वाला फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, जिसका सिंबल होता है आई। तो आई का फॉर्मूला क्या बन गया? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन गया? जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी मास की वजह से उससे r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला लगेगा gm अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल। और डायरेक्शन क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, मास की तरफ, यानी कि इधर। इसको आई से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको हम नॉर्मली ग्रेविटेशनल फील्ड ही बोलेंगे आगे, तो छोटा नाम होगा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आपने कैलकुलेट किया है, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा मास की तरफ, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, उससे भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हो। कैसे? मान लो कि मैंने यहाँ पे m नोट मास रखा जो कि 1 किलोग्राम नहीं है, कोई m नोट मास रखा, तो उस m नोट मास के ऊपर ये वाला जो मास है, ये जो टोटल फोर्स लगा रहा होगा वो कितना होगा, तो उसको लिखेंगे F नेट इक्वल टू जी एम इंटू एम नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। अब m नोट से दोनों साइड में डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा F नेट डिवाइडेड बाई m नोट इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो gm अपॉन आर स्क्वायर है, इसी को तो बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि एक और फॉर्मूला अपने पास बन गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का, जो कि होगा F नेट अपॉन m नोट। अब इसका मतलब समझो, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। ये फॉर्मूला ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी जगह पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो वहां पे एक टेस्ट मास रख दो, कोई भी m नोट, और देखो कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है टोटल। उस मास के ऊपर, टेस्ट मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उस टोटल फोर्स को उस टेस्ट मास से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, उस जगह पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो मैं यहाँ पे 5 किलोग्राम मास रख देता हूँ। उस 5 किलोग्राम मास के ऊपर हमने देखा कि उस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उस 20 न्यूटन को डिवाइड कर दो 5 किलोग्राम से, तो 20/5 क्या बनेगा, 4। और यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और मास की किलोग्राम, तो ऐसा यूनिट भी याद रखेंगे इसकी, ये हो जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, gm अपॉन आर स्क्वायर। याद करो, अर्थ के सेंटर से किसी r दूरी पे अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला यही होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। m मतलब मास ऑफ द अर्थ होगा, r मतलब अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी होगी। तो इस फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला भी सेम हो गया gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है तो उसके लिए r की वैल्यू एट द सरफेस, हम स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R ले लेते हैं, मतलब अर्थ के रेडियस के बराबर ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है g एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल टू gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है g इक्वल टू, यानी स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू किसी भी जगह पे आप कैलकुलेट करोगे तो बराबर आएगी। तो एक चीज याद रखनी कि अर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, अर्थ के लिए उसके सेंटर से किसी भी r दूरी के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, या उल्टा बोल दो, अर्थ के सेंटर से किसी r दूरी पे जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि I की वैल्यू यहाँ पे G के बराबर होती है फॉर अर्थ। ये अर्थ के लिए बात हो रही है इसलिए हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट और भी देखो, कई बार क्या होगा कि आपको कई सारे मास दे रखे होंगे और किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करके बतानी होगी, तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप अलग अलग मास की वजह से पहले उस पॉइंट के ऊपर अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लो, कौन से वाले फॉर्मूले से, gm अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, और उसके बाद में वो सारी की सारी जो अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटीज आएंगे उनका वेक्टर एडिशन कर लो, तो उससे अपने पास क्या आएगा, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। समझ में आया? तो ये तरीका आपको काम में लेना है, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बिल्कुल आसान है एकदम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज।
अगर आपको अलग अलग बॉडीज दे रखी है, जैसे दो स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए हम कैलकुलेट करके देखेंगे, एक तो आपको दे रखा है सॉलिड स्फीयर, एक आपको दे रखा है होलो स्फीयर, और इन दोनों के लिए हमको इनके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके देखनी है। तो उनके डेरिवेशन तो नहीं है अपने सिलेबस में, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यू याद रखनी है। जैसे मान लो कि ये सॉलिड स्फीयर है और इसकी रेडियस है मान लो कैपिटल आर। सबसे पहले इसके बाहर किसी पॉइंट के ऊपर फाइंड करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इसके सेंटर से किसी आर दूरी के ऊपर ये पॉइंट है, यहां पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो इसका फॉर्मूला होगा I इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना है, जो पॉइंट मास के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं वही फॉर्मूला लगता है इसके लिए। पॉइंट मास के लिए मतलब एक पॉइंट पे कोई मास m कंसिडर कर लो, उससे r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, तो उसका फॉर्मूला होता है GM अपॉन आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला लिखा है मैंने। सरफेस के लिए अगर देखेंगे तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए एट द सरफेस ये वैल्यू आएगी GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस वाले पॉइंट के लिए पॉइंट की बॉडी के सेंटर से जो दूरी है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे स्मॉल आर है, उसकी जगह हम कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो ये इस बॉडी की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी वैल्यू निकल के आ गई। तीसरा पॉइंट होगा इसके अंदर, जैसे मान लो कि इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर स्मॉल आर दूरी पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है इनसाइड पॉइंट के लिए GM इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे। एक ग्राफ के थ्रू आपको बताऊं कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में। देखो, अगर हम इस बॉडी के सेंटर से सरफेस की तरफ आएंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप इस बॉडी के सेंटर से दूर होते जाओगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बाकी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो, रेडियस ऑफ द बॉडी, ये जो भी स्फेरिकल बॉडी है इसकी रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी g यहाँ पे कांस्टेंट है, तो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जैसे जैसे आप बॉडी के सेंटर से सरफेस की तरफ आओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तेजी से बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये इस तरीके से बढ़ेगी। और उसके बाद में सरफेस पे पहुंच जाओगे, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। फिर सरफेस से बाहर निकल जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसके अकॉर्डिंग I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो R बढ़ेगा तो I की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। इस तरीके से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा इसके लिए, है ना। ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी सॉलिड बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओ डिस्टेंस के साथ में, तो ये बनेगा। अब एक होलो स्फीयर दे रखा है मान लो, उसके लिए क्या होगा फिर, तो होलो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। देखो, इसके अंदर होलो स्फीयर है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी मास नहीं है। जहां पे मास नहीं होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो अंदर कोई भी पॉइंट दे रखा हो, जैसे ये पॉइंट है आर दूरी पे, तो आर कुछ भी हो, यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ भी हो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड पॉइंट के लिए वो क्या हो जाएगी, जीरो। याद रखना है, होलो स्फीयर के लिए, होलो ऑब्जेक्ट के लिए अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। सरफेस के बाहर अगर पता करेंगे तो वही फॉर्मूला बनेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए GM अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और सरफेस वाले पॉइंट के लिए वही फॉर्मूला होगा GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले आ गए तीनों जगह के लिए। अब इसको भी ग्राफ के थ्रू बता दो कि कैसे चेंज हो रहा है ये। देखो, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे, सरफेस की तरफ जाओगे, तो सेंटर से आप जब तक सरफेस पे नहीं आते तब तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो ही रहेगी, अंदर जीरो है ना हर जगह पे। फिर जैसे आप सरफेस पे पहुंच जाओगे तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी, कितनी, GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और सरफेस से दूर जाओगे तो ये फॉर्मूला लगेगा जिसके अकॉर्डिंग तेजी से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। आया समझ में, बिल्कुल आसान है। देखो, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से। पहला फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए हम यूज करेंगे GM अपॉन आर स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला बताया था, और एक फॉर्मूला क्या बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F नेट अपॉन M नोट। M नोट मतलब टेस्ट मास, ठीक है। कोई भी M नोट मास अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को आप उस टेस्ट मास से डिवाइड कर दो, तो अपने पास उस जगह पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बिल्कुल आसान है एकदम, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखो, देयर आर टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 किलोग्राम एंड 10,000 किलोग्राम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 1 मीटर।
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। ये बोल रहा है कि दो बॉडीज अपने पास में, ये स्मॉलर बॉडी है जिसका मास है 100 किलोग्राम और एक दूसरी बॉडी है जिसका मास कितना है 10,000 किलोग्राम। दो अलग अलग बॉडीज है और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर दूरी पे इनको रखा गया है। ये बोल रहा है कि जो स्मॉलर मास है उससे कितनी दूरी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो ये जो पहला मास है, छोटे वाला मास है, इसको मैं m1 बोल देता हूं। ये वाला मास है मान लो m2, तो m1 मास से मान लो x दूरी के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि पहले मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? पहले मास की तरफ आएगी। इनवर्ड होती है ना, हमेशा मास की तरफ होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और दूसरे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसकी तरफ होगी, है ना, इस बॉडी की तरफ लेनी है तो इधर होगी डायरेक्शन। अब ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर ये डिस्टेंस कुछ ऐसी हुई कि इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है और इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो दोनों आपस में बराबर हो गई, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे और नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि वो दूरी कितनी है जहां पे ऐसा होगा, तो मान लो x दूरी पे ऐसा हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपस में बराबर हो जाती है और इसकी वजह से ये कैंसिल होकर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? जीरो। ठीक है, तो बस ये इसका कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का। I1 का फॉर्मूला, पहले मास की वजह से उससे x दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे Gm1/x²। पहले मास की वजह से x दूरी पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या आ गया? Gm1/x²। और दूसरे मास की वजह से ये दूरी कितनी है? ये टोटल 1 मीटर है, उसमें से x माइनस कर दो तो ये आएगा कितना आएगा? ये 1 - x। तो दूसरे मास से 1 - x डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी Gm2/1 - x का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर दो इसको। g तो कैंसिल दोनों साइड में, ये g तो उड़ाई देते हैं। m1 कितना है 100 किलोग्राम डिवाइडेड बाई x², और इधर क्या आएगा m2 कितना है 10,000 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। 2 जीरो उड़ा देंगे दोनों साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में अंडर रूट भी कर देते हैं, तो ये इधर जाएगा तो ये 1 - x बन जाएगा और ये इधर जाएगा 100 × x² बनेगा, लेकिन अंडर रूट करोगे तो 10x आएगा। ये x उधर जाएगा तो 11x = 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/11 मीटर के बराबर। यानी कि जो छोटे वाला मास है इससे 1/11 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है, आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 particles each of mass small m are kept at vertices of an equilateral triangle of side L. The gravitational field at center due to these particles is। ये बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके कॉर्नर्स के ऊपर हमने कुछ मासेस को रखा हुआ है। पहला मास यहाँ रखा है, दूसरा यहाँ रखा है, तीसरा यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से ये मासेस हमने रखे हुए हैं। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड्स आपको दे रखी है L, तो इसके सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको पूछी जा रही है। सेंटर कहाँ होगा? देखो इसका सेंटर कहाँ होगा, तो जहां पे इसकी मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस ट्रायंगल की, वो होगा पॉइंट सेंटर। ये है सेंटर O। और सेंटर के लिए आप याद रख सकते हो कि ये जो सेंटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इसके जो डिस्टेंस होते हैं ना किसी भी कॉर्नर से, अगर आप किसी भी कॉर्नर से इसके डिस्टेंस पता करोगे तो L/√3 के बराबर होती है। ये आप याद भी रख सकते हो, बाकी कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो। तो ये जो R होगा ये L/√3 के बराबर होगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि जो सेंटर है वो हर एक कॉर्नर से R दूरी पे है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंटर की हर एक कॉर्नर से दूरी बराबर ही होगी। हर एक मास यहाँ पे इक्वल है स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मुझे इस सिस्टम की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है सेंटर पे, तो अलग अलग मास की वजह से पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करके देखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, उसका वेक्टर एडिशन कर लेंगे। ये जो पहला मास है इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में आएगी यहाँ पे, तो उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड, मास की तरफ लेनी है, तो ये I1 की डायरेक्शन होगी। दूसरे मास की वजह से इसकी तरफ लेनी है, यानी कि ये I2 की डायरेक्शन होगी, है ना। और तीसरे मास के लिए इसकी तरफ लेनी है तो ये तीसरे मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और एक चीज नोटिस करो कि सेंटर से हर एक कॉर्नर की डिस्टेंस बराबर है,
और हर एक मास भी यहाँ पे बराबर है, तो हर एक मास की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी सेंटर पे वो बराबर आएगी। यानी कि यहाँ पे I1 I2 और I3 तीनों क्या है, बराबर है। अब ये एक स्टैंडर्ड केस बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन वेक्टर आपको दिखा रखे हैं, I1 I2 और I3, तीनों के बीच में जो एंगल्स हैं वो बराबर बराबर हैं और सबका सम मिला के 360 डिग्री बन रहा है। तो ये एक स्पेशल केस होता है वेक्टर एडिशन का। अगर n वेक्टर्स एक दूसरे से बराबर एंगल पे होते हैं और उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है और सारे के सारे एंगल्स का सम अगर 360 डिग्री बन रहा हो तो ये एक सिमेट्री बनती है और सिमेट्री की वजह से इन सब का रिजल्टेंट जीरो आता है। क्या आएगा, जीरो। अगर फाइंड भी करना चाहो तो ऐसे फाइंड कर सकते हो, पहले I2 और I3 को ऐड कर लो, इनके बीच का एंगल होगा यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा रिजल्टेंट उसमें आपको ये ऐड करना है I1, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो और दोनों वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आता है, एकदम बीचों बीच आता है। तो ये जो I2 और I3 का रिजल्टेंट आएगा ये इन्हीं के बराबर आएगा और एकदम बीच में आएगा, तो वो इस I1 को कैंसिल कर देगा बाद में। तो नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे आपको सेंटर पे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। आया समझ में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है एट द सेंटर वो होगी जीरो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर ये मास अलग अलग होते तो फिर सबका भी ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग फाइंड करके देखना पड़ता, फिर उनका वेक्टर एडिशन करना पड़ता, वेक्टर एडिशन लॉ यूज करके, तब आंसर अलग आता फिर, है ना। ये स्टैंडर्ड केस है इसलिए आंसर जीरो बन रहा है, ठीक। आया समझ में। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। इस डायग्राम के अंदर ये मास m दे रखा है यहाँ पे, ये दूसरा मास है ये है 2m और ये दूरी 3 मीटर बता रखी है, ये 4 मीटर बता रखी है, ठीक है जी। ये वाला जो मास है m, इसकी वजह से b पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मास की तरफ हमको हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेनी होती है। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I1 जो कि पहले मास की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। दूसरा जो मास है उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो उसकी तरफ लेनी है, यानी कि इधर होगी डायरेक्शन, ये होगी I2 की डायरेक्शन। I2 मतलब सेकंड मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब I1 I2 कितना कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 कितना होगा, तो इस मास की वजह से 3 मीटर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला लगाओ Gm/r²। तो G मास कितना लेना है m, दूरी कितनी है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर कर दो, यानी कि आएगा Gm/9। और इसी तरीके से I2 कैलकुलेट कर लो, यानी कि सेकंड मास की वजह से 4 मीटर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी G, मास कितना लेना है इसके लिए 2m लेना है, मास दे रखा है 2m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा Gm/8। सॉल्व करेंगे तो अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो सीधा नहीं ऐड करना है, डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करेंगे। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी बी पॉइंट पे वो बराबर होगी I1² प्लस I2² प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा। थीटा कितना लेना है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 90 0, तो ये वाले टर्म तो जीरो, बाकी लिख दो Gm/9 का स्क्वायर और ये आ जाएगा Gm/8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, Gm² ये कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो Gm बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा 1/9 का स्क्वायर यानी कि 1/81 और इधर आएगा 1/64। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, क्या रहा आंसर देखो 64 इंटू 81, 64 प्लस 81, पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो 8 और 9 ये बाहर निकलेगा तो ये 72 यानी कि Gm/72 और अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, ये ऐड करोगे तो ये आएगा 145। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो देख लेना ये अगर कोई स्क्वायर वगैरह बन रहा हो तो, बाकी ये अपना आंसर है। ये आगे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। आया समझ में, कर सकते हैं ना ऐसे।
तो ऐसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा मासेस दे रखे होंगे, किसी एक पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाएगी। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, एक तो फॉर्मूला याद रखो पॉइंट मास के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Gm/r², और दूसरा उसकी डायरेक्शन याद रखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा मास की तरफ होती है ना, मास की तरफ उसको दिखाना है हमेशा। ठीक है, आया समझ में?